नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। चंपावत विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस काफी गंभीर नजर आ रही है। इस सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस उनको किसी भी सूरत में वॉक ओवर नहीं देगी, यानी कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उपचुनाव को मजबूती से लड़ने का फैसला लिया है। इसके लिए पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल को चुनावी मैदान में उतारा जाए या किसी अन्य नेता, कांग्रेस अभी विकल्पों पर भी मंथन कर रही है। कांग्रेस ने अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, खटीमा विधायक भुवन कापड़ी और लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को पर्यवेक्षक बनाया है। तीनों पर्यवेक्षक चंपावत जिला कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद प्रदेश नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। 3 लोग हमने प्रभारी बना के भेजे हैं। 3 बार के हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक मनोज तिवारी जी और भुवन कापड़ी जी जो खटीमा से विधायक हैं, और साथ में अधिकारी जी खुशहाल सिंह अधिकारी जी जो बगल के ही क्षेत्र के विधायक हैं। तीनों को प्रभारी बना के वहाँ भेजा गया है ताकि वो वहाँ के जो हमारे सीनियर्स हैं उन सबसे बात करें। हिमेश खरकवाल जी से भी बात करके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से बैठक करके निर्णय करेंगे कि हम कैसे बेहतर ढंग से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रत्याशी कौन कौन लोग इच्छुक हैं। हिमेश खरकवाल जी का किस तरीके का वो लड़ने के लिए किस तरीके से तैयार है, इन सभी चीज़ों पे वो लोग विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट पीसीसी को प्रस्तुत करेंगे और हम लोग उस पर विचार करके, जैसे कल आपने देखा होगा वरिष्ठ जनों की हमने बैठक की थी, और वही जो रिपोर्ट्स होंगे उनको हम हाईकमान के संग डिस्कस करने के बाद चंपावत चुनाव में हमारी क्या रणनीति रहेगी, किसको हम चुनाव लड़ेंगे, फैसला होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लड़ने जा रही है, जिस पर पार्टी आलाकमान ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद बीजेपी ने आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं विपक्ष की भूमिका पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन आम चुनाव में बुरी तरह हार मिलने के बाद भी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में अंतर्कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जोशी ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि बीजेपी की प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस समय विपक्ष को राजनीति छोड़कर राज्य हित में एक बड़ा मन दिखाते हुए कई नई परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए। अभी तो अगर आप उत्तराखंड के विपक्ष की बात करेंगे तो हम तो चाहते हैं कि भाई प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जो है कि राज्य हित में होना चाहिए और विपक्ष जो है कि मुद्दों पर राजनीति करने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रदेश के आज की हालत देखते हैं तो विपक्ष मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी भी इतनी हताशा, इतनी निराशा, इतना अंतर्कलह मैं पहली बार किसी राजनीतिक दल पर देख रहा हूँ अपनी राजनीतिक जीवन में। इसलिए अगर हम चंपावत की राजनीति की भी बात करें तो आज मुझे लगता है कि राज्य के हित में और एक राजनीति में भी एक मैसेज देने के लिए, कभी कभी राजनीति में भी संदेश दिए जाते हैं, मैसेज दिए जाते हैं, उस मैसेज को देने के लिए कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मन, बड़ा दिल रखना चाहिए, क्योंकि उस सीट से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं और वो उस सरकार के मुख्यमंत्री हैं जो 2/3 की मेजॉरिटी की सरकार है। इसलिए अच्छा होगा कि हमारी तो सलाह ये है कि अगर वो अपना प्रत्याशी भी ना खड़ा करें। उत्तराखंड में चल रही बिजली कटौती को लेकर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार यादव ने कहा कि कोरोना काल में 2 वर्ष के बाद अब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 10% बिजली की अधिक मांग बढ़ी है। एमडी यूपीसीएल ने कहा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध से अचानक बढ़ी गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही कोल गैस की किल्लत के कारण भी पर्याप्त बिजली नहीं बन पा रही है। बावजूद इसके हम लोग राज्य को पर्याप्त बिजली पहुँचाने में निरंतर प्रयासरत है। क्राइसिस एक महीने मान के चलिए कि 1 महीने हम मान के चल रहे हैं कि ऐसे ही रहेगा। बरसात अगर हो जाएगी, देखिए हमारी जो आपूर्ति है बहुत कुछ निर्भर करती है कि जल स्तर कितना है। अगर नदियों में जल स्तर ऊपर हो गया या डैम में जल स्तर ज़्यादा अच्छा मिल गया तो जनरेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, और यही जो हमें आज 600 मेगावाट 550 मेगावाट के करीब मिल पा रहा है वो 1100-1200 मेगावाट हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस बार जो मानसून एक्सपेक्टेड है कि जून के आसपास, जून के फर्स्ट वीक या कभी भी आएगा, जब मानसून आएगा तो बेहतर स्थिति होगी। लेकिन उससे पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो।
उत्तराखंड में आगामी 3 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बार चार धाम यात्रा में भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों के उत्तराखंड आने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश सरकार अपने स्तर से तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद में जुटी है। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने सभी लोगों से अपील की है कि वह चार धामों में आए और अपने आराध्य देव के दर्शन कर पुण्य का लाभ कमाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि भारत के कोने कोने से तीर्थ यात्री उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के हर उस क्षेत्र में हर उस जगह से भगवान में आस्था रखने वाले लोग चारों धामों में आए और यहाँ पर उन्हें हर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो मैं कहूँगा कि ये उत्तराखंड का सौभाग्य है, देवभूमि का सौभाग्य है कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रदेश ने हर एक तैयारी कर ली है। और मैं तो पूरे विश्व को कहूँगा कि आप आइए और चार धाम यात्रा में जो धार्मिक, टूरिज्म और इसके अलावा जो एडवेंचर, माउंटेनिंग और टूरिज्म का जो लुत्फ है वो उठाए। पूरा जो उत्तराखंड के लोग हैं वो आपको आमंत्रित करते हैं और यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत बारीकी से प्लानिंग किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 3 से 4 हज़ार होम स्टे हैं और इसके अलावा कुछ एक गांव हैं जो होम स्टे के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो हमको बहुत खुशी होगी कि पूरे भारत से यात्री आए, पूरे संसार से यात्री आए और चार धाम में अपना आस्था और धर्म और अपना टूरिज्म का आनंद लें। काशीपुर में भीषण आग लगने से 4 दुकानें और एक बाइक जलकर राख हो गई, जबकि नजदीकी अस्पताल तक आग की लपटें पहुंचते ही माहौल अफरा तफरी भरा हो गया। वहीं किसी तरह से अस्पताल प्रबंधन की मुस्तैदी से आग पर काबू किया गया, जबकि घंटों तक फायर ब्रिगेड के वाहन घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी दिखी। हॉस्पिटल के बराबर में आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे और दमकल को फ़ोन किया गया बट वो मौके में पहुँचने में असमर्थ है। इसलिए हमने हॉस्पिटल के पाइप से पानी द्वारा सारे स्टाफ ने, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट एडमिट है अंदर श्री कृष्णा हॉस्पिटल में, तो अंदर धुआं जा रहा था और स्टाफ को तक तकलीफ हो रही थी वहाँ पे पानी निकालने से। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोगों ने पानी करके यहाँ पे फायर को काबू में पाया है। क्या कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर से मतलब चिंगारियाँ निकली। चिंगारियाँ निकलने के बाद ये झोपड़ियों में ये मतलब इसकी मतलब आग लगी। इसकी वजह से जो बाइकें यहाँ पर खड़ी हुई थी, आग बुझाने तक सारी बाइकें यहाँ पर जल गई और जिसमें मेरी भी बाइक थी मैस्ट्रो गाड़ी, वो भी पूरी तरह से मतलब छिन्न भिन्न हो गई, मतलब जल के राख हो गई होगी। अब जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मतलब कम से कम 5-6 झोपड़ियाँ ये जल गई। 5 तो खोखे जल गया और एक झोपड़ी जल गई है और जो है पीछे से आग लगी, पीछे से ही आग। एक बाइक तो हमारी भी जल गई है, 2 बाइकें जली हुई हैं, एक तो वो है, एक मेरी बाइक जल गई है, अरे तुम तो एक स्कूटी जल गई है। मसूरी को पर्यटन सीजन के लिए व्यवस्थित किए जाने को लेकर लगातार प्रशासनिक और शासन स्तर पर काम किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कुछ समय बाद मसूरी माल रोड खूबसूरत और मूलभूत सुविधाओं से लैस होगी। वहीं देश विदेश से मसूरी माल रोड में घूमने वाले पर्यटकों को अलग सी अनुभूति महसूस होगी। मसूरी एसडीएम नरेश चंद दुर्गापाल द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर पालिका मसूरी, गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम के अधिकारियों के साथ करीब 2 किलोमीटर के माल रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं माल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर माल रोड को करीब 8 इंच खोदकर दोबारा बनाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। शासन के निर्देश पर माननीय मुख्य सचिव महोदय जो लगातार बैठक पर मसूरी की पर्यटन की स्थिति को सुधारने के लिए बैठक लेते रहते हैं, उसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो मसूरी की माल रोड है उसका ब्यूटिफिकेशन का कार्य एमडीडीए द्वारा किया जाना है। उस सौंदर्यीकरण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें जो हमारे पुरानी रेलिंग्स को पेंट करना, पुराने जो विक्टोरियन पोल लगे हैं वो कोई डैमेज है तो उनको ठीक करना, लाइटिंग ठीक कराना, म्यूरल्स को ठीक करना और साथ में जो मेन सड़क है हमारी माल रोड वो बड़ी अनइवन सी हो गई है, क्योंकि उसमें इतने बार जब भी काम हुआ है लेयरिंग के बाद वो इतनी ऊंची हो गई है कि एक तरफ दुकानदार और एक तरफ जो रेलिंग थी वो दोनों दब गए हैं। तो चूँकि बेसिक रूल यह है कि जब भी सड़क बने तो पुरानी सड़क को स्क्रैच करने के बाद, स्क्रैपिंग के बाद ही बननी है।
तो वही इसी निर्देशों के क्रम में आज सभी विभागों को जिनकी यूटिलिटी सड़क के नीचे है, जिनमें जल संस्थान है, जल निगम भी है, विद्युत विभाग भी है, BSNL भी है, इन सब की यूटिलिटीज़ अंडरग्राउंड थी, तो उनके साथ एक जॉइंट इंस्पेक्शन PWD को लेकर किया गया और वो स्पॉट चिन्हित किए गए जहाँ जहाँ वो यूटिलिटीज़ 8 से 10 इंच के बीच में आ रही हैं, क्योंकि जब भी रोड की खुदाई पूरी की जाएगी एक साथ तो वो यूटिलिटी डैमेज होंगी। तो पहले से उनको चिन्हित करके उनको हम जो भी उनका रिमूव करना है या जो ठीक करना है वो विभाग अभी से प्रस्तुत कर लेगा, ताकि फिर पूरा माल रोड एक साथ हम ब्लैक टॉप को सुंदर सा हॉट मिक्स करा सकें। आगामी 3 मई से प्रारंभ होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी प्रशासन द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा तैयारियों को लेकर चल रहे गतिमान कार्य भी आगामी 30 अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान द्वारा संयुक्त रूप से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगोत्री धाम में चल रहे गतिमान कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिना बैरियर चेक पोस्ट परिसर में सुलभ शौचालय स्थापित करने, परिसर में जल निकासी व्यवस्था करने और परिसर मैदान समतल करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आज हमने यहाँ माँ गंगा के दर्शन किए हैं और यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए प्रार्थना की है। साथ ही जो व्यवस्थाएं अभी बनाई जा रही हैं नगर पंचायत द्वारा और विभिन्न विभागों की द्वारा, उन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य लगातार चलें और हम समय से इन कार्यों को पूरा करके आगामी जो यात्रा शुरू होनी है बहुत जल्दी, उसकी व्यवस्थाओं को और अच्छा और आसान बना सकें हमारे श्रद्धालुओं के लिए, ऐसा ही पूरे ज़िला प्रशासन का प्रयास है। कुछ स्थानों पे जहां संकरे रास्ते हैं वहां पे डिलिनेटर इत्यादि लगा के व्यवस्था की जा रही है और BRO को भी बताया गया है कि उनके द्वारा जो कार्य भी गतिमान है उनको शीघ्र पूरा कर लिया जाए और कुछ संकरे रास्तों को ठीक करने का कार्य अभी चल रहा है, उस पर भी कार्रवाई तेज़ी से करवाई जाएगी। घाट को लेकर कुछ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, उसमें वेबकोस को निर्देशित कर दिया गया है और उम्मीद है कि यात्रा शुरू होने से पहले वो पूरे कार्य हो जाएंगे। इसमें हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। पार्किंग का कार्य अभी चल रहा है और कुछ गाड़ियों की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी और वो जो निर्माण कार्य है और मटेरियल जो पड़ा है वो हटवाने के निर्देश दे दिए गए हैं और 28-29 तारीख तक वो कार्य भी इस तरह का हो जाएगा कि एक बड़ी मात्रा संख्या में गाड़ियाँ वहाँ लग सकेंगी। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर NRI से करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम विक्रमपुर निवासी संतोख सिंह लंबे समय से इंग्लैंड में रहते थे। बीते दिनों संतोख सिंह ग्राम विक्रमपुर स्थित अपने फार्म हाउस पर आए हुए थे, जहां पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी द्वारा संतोख सिंह को कुर्की का नोटिस दिया गया। जिसके बाद संतोख सिंह ने मामले की जानकारी ली तो पता चला कि सर्वजीत सिंह और गुरजीत कौर ने उनके आवास को अपना आवास दिखाते हुए पंजाब नेशनल बैंक से 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। इस प्रकार है कि मैं 35 साल से इंग्लैंड में रहता हूं और आता जाता रहा। इस बार मैं कोरोना की वजह से ज़्यादा देर रुका। रुकने में एक नोटिस आता है जो PNB बैंक से आता है, तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर के ऊपर 2 लोगों ने, सर्वजीत सिंह सन ऑफ महेंद्र सिंह, गुरजीत कौर वाइफ ऑफ राजेंद्र सिंह ने लोन ले रखा है। तो जब मैं बैंक को कहता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए तो बैंक ने कहा कि हाँ हमें मालूम है कि आपके साथ गलत हुआ है। तो इसी दौरान मैं फिर पुलिस के पास जाता हूँ। पुलिस के पास गया तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसे लंबे समय चलते चलते जब कोई मेरे पर पुलिस ने कुछ मुझे एक्शन नहीं लिया तो मैंने न्यायालय का वो लिया। तो न्यायालय ने आदेश किया कि इनकी बात सुनी जाए, इनकी FIR की जाए। FIR होने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और दोषियों को सजा दे। लोन 4.5 करोड़ का था, वो बढ़ के अब 6 करोड़ हो गया। ये बाजपुर के विक्रमपुर गांव का मामला है। इसमें एक NRI हैं जिनका नाम है संतोख सिंह। उनके द्वारा ये माननीय न्यायालय के माध्यम से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उनकी एक ज़मीन जो कि साझे की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर एक मकान भी बना हुआ है। इसको उन्होंने बैंक में गिरवी रखकर लोन उठाया और उसके बाद वो लोन NPA हो जाने के बाद अब जबकि बैंक से नोटिस वापस भेजे जा रहे हैं रिकवरी के लिए, तो वो रिकवरी संतोख सिंह के पास आने के बाद संतोख सिंह ने इसमें मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से और अब इसमें विवेचक भगवान गिरी गोस्वामी जी को बनाया गया है और जो भी इसमें तथ्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आएंगे
बैंक से जो भी पूछताछ होगी और साथ ही साथ जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, इनके द्वारा भी क्लियर किया जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों को संबोधित किया गया, जिसका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र चिन्याली रिसोर्ट द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया गया और साथ ही कार्यक्रम ऑफलाइन मोड में भी आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र द्वारा कृषि विभाग उत्तराखंड सरकार की सहभागिता के साथ एक किसान मेले का आयोजन किया गया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।